हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। आई एम सौरभ प्रताप। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसकी पिछली वाली वीडियो हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से कोई अगर आप नोट्स ढूंढेंगे तो आपको कुछ एज खास कुछ सच मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना सॉइल में, वो हो गया। इनऑर्गेनिक मैटर में से जैसे कुछ मिनरल्स रहते हैं इम्पॉर्टेंट, NPK, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और पोटेशियम, ये तो सब इंक्लूड हो गया। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, ये सारी चीज़ें इस टाइप से जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इन सब का इंटरेक्शन और इन सब से जो रहता है, इनका रिलेशन क्या रहता है सॉइल में और ये कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। और जो मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। बेसिकली यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है जो सॉइल रहती है उसका जो पेरेंट मटेरियल, मान लीजिए ग्रेनाइट या इग्नियस रॉक्स, अगर इग्नियस रॉक्स से जो बनती है ना, उससे सॉइल कौन कौन सी बनती है, एसिडिक बनती है बेसिकली, और बेसल्ट से जो बनती है बेसिक सॉइल बनती है। तो इन सब का फैक्टर पूरा रहता है। तो पेरेंट मटेरियल हमको स्टडी करने की ज़रूरत रहती है, या फिर जानना है कि बेसिक सॉइल है तो फिर उसका पेरेंट मटेरियल बेसल्ट ही होगा, एसिडिक है तो उसका पेरेंट मटेरियल लगभग ग्रेनाइट ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर से रहते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है ना, ये प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, तीनों मिल के ही सॉइल को मतलब प्रोडक्टिव बनाते हैं, सॉइल हेल्थ डिटरमाइन करते हैं। अगर सॉइल हेल्थ गड़बड़ हो जाती है, सॉइल हेल्थ कैसे गड़बड़ होती है, अगर दोनों तीनों में से किसी एक फैक्टर्स का भी कुछ जो किसी ने एक काम करना बंद कर दिया या एक अफेक्ट हो गया तो पूरे सॉइल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ होती है, अगर कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दिया या फिर थोड़ा सा डिजीज़ आ गई जिसकी वजह से पूरी हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ जाता है, उसी तरह सॉइल भी होती है। तो इसीलिए बेसिकली साइंटिस्ट ने सॉइल को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है, लिविंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे आया हम लोग इनऑर्गेनिक मैटर जो है, फिर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैसे FYM ऐड करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है। तो इनका इंटरेक्शन, अगर ऑर्गेनिक मैटर जब ज़्यादा होता है सॉइल में तो क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक सॉइल बनने लगती है, एसिड्स ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ कर देता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे सारे जो डिटेल है वो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। अगर लिखने को हुआ तो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे से कर रखा है, आप इनको पढ़ते भी जाइएगा। तो ये ऑर्गेनिक मैटर रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। फिर कॉलेडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कॉलेडल, ठीक, और सॉइल पीएच, 4 मेन फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। सॉइल पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो फिर कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ का क्या सीन है कि क्ले कोलाइडल होते हैं या एंड सेकंड है ऑर्गेनिक कोलाइड्स। कोलाइड्स का बेसिक पर्पस क्या रहता है ना, कि जैसे ये न्यूट्रेंट है, ये मतलब क्ले पार्टिकल है या कोलाइड्स हैं, तो ये आसपास ना अपने अट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूट्रेंट्स को। तो ये न्यूट्रेंट्स को अटैक कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये फिर सप्लाई जो होता है प्लांट्स को, ये आ गया प्लांट्स, और इनको जब सप्लाई होने लगते हैं पूरे न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। तो कोलाइड्स के बारे में पता चल गया। और क्ले कोलाइड्स में क्या होता है क्या कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन के थ्रू ये वाटर को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है कि ये मॉइस्चर और न्यूट्रेंट दोनों को रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारा कोलाइड के बारे में जानकारी हो गई। देन अब सॉइल पीएच है। सॉइल पीएच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली इसी से ही क्रॉप प्रोडक्शन, किस टाइप की क्रॉप हमें ग्रो करनी है, ये सारी चीज़ें इसी से डिटरमाइन होती हैं, ठीक है। तो सॉइल पीएच का रोल कैसे रहता है, एक तो
अगर सॉइल एसिडिक है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एसिडिटी और अल्कलिनिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री जो सॉइल की होती है चेंज कर देते हैं। सॉइल में क्या फर्टिलाइज़र पड़ने चाहिए, जैसे एसिडिक सॉइल है तो कौन सा फर्टिलाइज़र पड़ेंगे, और किस टाइप की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अगर सॉइल बेसिक है तो किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जो सॉइल टॉलरेंट हों, और मतलब ऐसी क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं। फिर कुछ मटेरियल जैसे लाइम वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट डाल देते हैं, इस टाइप की चीज़ें मटेरियल डाल देते हैं बेसिक सॉइल में, तभी क्या होता है, कल्टीवेशन पॉसिबल होता है। तो सॉइल के जो पीएच है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी है कि कौन सी क्रॉप किस टाइप के पीएच को सपोर्ट करती हैं। लेग्यूम क्रॉप्स बेसिकली एसिडिक सॉइल में भी ग्रो हो जाती हैं और बेसिक सॉइल में भी ग्रो हो जाती हैं, बट बेसिक में से 8.5 से मोर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एसिडिक में क्या होना चाहिए कि 5.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे से मतलब लेस ही रहना चाहिए, 5.5 से लेस ही रहे। क्लियर? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। फिर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एसिडिक और लो पीएच ये सारे इंडिकेशन होते हैं। तो जो मेन क्रॉप जो होती है किस पीएच के बीच में ग्रो करती है, वो ग्रो करती है 5.5 से लेके 8.5 तक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल है। और ऑन एवरेज जो रहता है 6 to 7 या 7.5 तक सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम पीएच होता है सॉइल के लिए या किसी भी क्रॉप के लिए। और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएच डिटरमाइन कर देता है और न्यूट्रिएंट्स की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर पीएच लो हो जाता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हद तक डिक्रीज हो जाता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर सॉइल पीएच भी बढ़ जाता है मोर देन 8.5 तो क्या होगा कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो डिक्रीज़ हो गई तो क्या होगा कि वो फिर से फर्टिलिटी को कम कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6.0 से लेके 6.8 है, यहाँ पे मैं तो इसको ऑन आइडियली मानता हूँ 6.0 से लेके 7.5 यहाँ तक के आराम से ऑप्टिमम है किसी भी क्रॉप के लिए ये सॉइल, और आराम से कोई भी क्रॉप ग्रो हो सकती है। सॉइल कोलाइड्स जैसे मैंने बताया ना कि एक्टिव कांस्टेंट होते हैं, मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर सरफेस अट्रैक्ट सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और सॉइल न्यूट्रिएंट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। देन वाटर एज अ पॉजिटिवली हाईली चार्ज्ड मिनरल आयन एंड कैटायन, तो इन सब को एब्जॉर्व करने से ही कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी डिटरमाइन होती हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें से इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल, कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। कोलाइडल कितने टाइप के कोलाइड्स होते हैं, क्ले कोलाइड्स एंड ऑर्गेनिक कोलाइड्स। क्ले कोलाइड्स वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। फिर ऑर्गेनिक कोलाइड्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को और मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। फिर सॉइल पीएच है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप कुछ भी ना याद आए तो सॉइल कोलाइड्स और पीएच जरूर लिख के आइएगा। और ऑर्गेनिक मैटर ना लिखना हो तो आप लिख दीजिए कि ह्यूमस का आप गूगल करिए, आपको कुछ कंटेंट मिलेगा, उससे आप कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है पूरा कंटेंट यहाँ रखा हुआ है जो आपके लिए बेनिफिशियल है और शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हम लोगों ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी कवर कर ली हैं। अब आता है हमारे लिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेनली इंक्लूड्स ऑर्गेनिक मैटर। वहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर था बट यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर था, वो अलग था थोड़ा, ये अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर FYM डाल देते हैं हम लोग ना, FYM फार्म यार्ड मैन्योर, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ये भी बताया था कि जो टर्मिनोलॉजीज़ है आप इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा ना आप कंफ्यूज हो जाएंगी सर क्या बता गए। तो ये बिल्कुल ध्यान से आप कॉपी भी रख सकते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा। सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये अच्छा इसका रोल क्या रहता है, एक्चुअली रोल ये रहता है कि ये अपना काम करते रहते हैं बट इनका दूसरा साइड इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो क्या होगा, क्रॉप अफेक्ट हो जाएगी। बट ये बैलेंस कैसे रहते हैं सॉइल में, अभी मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा या फिर नोट्स में बताऊंगा। देन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, फोकस ऑन ईयर
ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड सप्लाई फॉर सॉइल बायोलॉजी। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक मैटर जब हो जाता है, कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया सॉइल में, तब क्या हुआ, उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन काम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वर्क करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तब क्या चाहिए उनको चाहिए O2। अब O2 मैंने O2 और CO2 का रिलेशन बताया था ना, O2 और CO2। अब उनको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 रिलीज़ करेंगे तो CO2 और O2 का एक्सचेंज होते रहना चाहिए। अब इसके लिए सॉइल पोरोसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सॉइल पोरोसिटी सॉइल स्ट्रक्चर से मेंटेन होती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना इंटर रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें कंबाइंड वे में पढ़नी होती हैं। तो ये फूड सप्लाई करते हैं सॉइल बायोलॉजी को। सॉइल विथ लो ऑर्गेनिक मैटर कैन हैव पुअर स्ट्रक्चर, होल्ड लिटिल वाटर एंड इरोजन प्रोन रहती है, क्योंकि इरोजन अफेक्टेड रहती है, और लीच न्यूट्रिएंट्स इजली, ठीक है। ये सारी चीज़ें बातें हैं। और आप ये कंटेंट है ना, क्रैकिंग सॉइल, ठीक है, क्रैकिंग क्ले सॉइल वेयर क्ले मिनरल्स हैव मेन इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, ये सारे फैक्टर्स हैं, आप पढ़ते जाइएगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो सॉइल स्ट्रक्चर ये इम्प्रूव होगा, ठीक है, टेक्सचर, हालांकि इसमें तो कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं है, बट ये सॉइल वेदरिंग में काफ़ी हेल्प करता है। देन पोरोसिटी, डेंसिटी, सॉइल कलर, ये सारी चीज़ें, इन सब में कहीं ना कहीं रोल रहता है, इन सबको मेंटेन करके रखता है। जैसे मैंने सॉइल कलर में बताया था, ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ाया जाता है सॉइल डार्क कलर की हो जाती है। अच्छा, अब देखिए ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जब FIM डालते हैं उसे ह्यूमस बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को सेकंड नेम ह्यूमस के नेम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। ये आप जो PYQs हैं उसके बेस पे आप देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका रोल ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपका रोल और क्रॉप प्रोडक्शन में उसका रोल क्या है, दो एस्पेक्ट में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल जनरल रोल रहेगा और उसका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या रोल है, हालांकि इंटर रिलेटेड है। तो इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, कौन से स्पेशली, मैक्रो तो छोड़ दीजिए यहाँ पे माइक्रो, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही अगर इनकी डिफिशियंसी होती है ना तो हिडन हंगर होता है, ठीक है। ये हम हिडन हंगर क्या होता है ये आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर यूज़फुल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो जो फूड वेब है, एक तरह सॉइल में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने प्रेजेंट होते हैं और अपना अपना वर्क करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको फूड मटेरियल मिलता रहता है। अगर फूड मटेरियल नहीं मिलेगा तो सारे मर जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बाइंड्स टिनी सॉइल पार्टिकल्स इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिश ब्लैकिश कलर या ब्लैक कलर सॉइल एब्जॉर्व हीट, जब हीट एब्जॉर्व कर लेगी ना तो नीचे जो सॉइल होती है सब सॉइल, वहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सब सॉइल में भी, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेम्परेचर, क्योंकि अगर नीचे लो टेम्परेचर होगा तो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर मॉडरेट रहेगा, एक्चुअली सरफेस पे तो ज़्यादा रहेगा, वेदरिंग होगी सॉइल की, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्टिमम वे में वर्क कर पाते हैं। देन व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोफ्लोरा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली IFS में और UPSC में UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रोफ्लोरा, ठीक है, कम्युनिटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मेकअप मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉलर कोलाइडल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस का सबसे अच्छा कोलाइड है ह्यूमस, ठीक है। सॉइल माइक्रोफ्लोरा कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये 4-5 मेन कैटेगरी होती हैं इनकी, ठीक है। डायग्राम में देखिए बैक्टीरिया वगैरह सब हैं, नेमाटोड हैं, अमीबा हैं, वायरस हैं और
सब ये फंजाई हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अभी देखिए ये क्या है, माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफ्लोरा। ये देखिए माइक्रोफ्लोरा हम लोग देख लिया, माइक्रोफोना देख लीजिए। सॉइल माइक्रोफ्लोरा सच एस नेमाटोड एंड प्रोटोजोआ प्रे अपॉन द सॉइल मेजर डिकम्पोजर एंड म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया माइक्रोजल एक्टिविटी जो होती है ना माइक्रोइजा से और साइप्रोफिटिक फंजाई से, इन सबसे एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक, अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस दे सर्व एज अ बोथ प्रेडेटर एंड पैरासाइट। किसके लिए? क्रॉप डिजीज़ कॉज करते हैं, और कुछ होते हैं जो क्रॉप डिजीज़ सप्रेस करते हैं। सम ऑफ देम ईट सॉइल पार्टिकल्स एंड अ थिन लेयर ऑफ वाटर दैट कवर्ड द ग्राउंड बट रूट्स आर देयर प्राइमरी फूड सोर्स। क्लियर? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, ये एक फूड वेब है सॉइल का। कैसे? फंजाई ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ से फंजाई फूड ऑब्टेन कर रहा है, बैक्टीरिया फूड ऑब्टेन कर रहा है, प्रोटोजोआ, फिर उससे एंट, फिर सेंटीपेड, और फिर एनिमल्स, अर्थवॉर्म, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें फूड वेब इस तरह से चलता है सॉइल के अंदर और सॉइल के बाहर दोनों मिला के। मेन कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लास होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ अगर ये छूट गया ना तो आपके एग्जाम में मार्क्स डायरेक्ट कट होंगे, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मेन क्लासेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रेन एल्गी, वायरसेस, नेमाटोड्स। सबका अपना अपना रोल है, बट यहाँ पे जो जिनका मेजर रोल है ना वो मैं बता रहा हूँ। बैक्टीरिया डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब पड़ता है ना तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स ये सब काम करते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स देखा, ये और बैक्टीरिया दोनों मिलके ना क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब काम करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करते हैं, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पेसिफिक हो जाता है, और आप इन्हीं से ना क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स ना नोट्स में बना लेंगे। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का सब अलग रोल है, ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और फंजाई को सपोर्ट करते हैं उनकी ग्रोथ में। फिर कुछ वायरसेस होते हैं, वायरस और फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया, इन दोनों का रिलेशन चलता है बैक्टीरियोफाज की तरह। ठीक है, नेमाटोड, इनका काम क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, ग्रेजिंग, प्रे, डिजीज सप्रेशन। अच्छा, कुछ नेमाटोड होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, और कुछ होते हैं डिजीज़ को सप्रेस करते हैं, तो इनका अलग अलग रोल है। तो आप इनको क्या करेंगे, अपने नोट्स में अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपके पढ़ाने के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, तो एज अ डिकम्पोजर, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनका प्रोडक्शन, फिर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद डिकम्पोज होता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर प्रे किस पे, डिजीज़ पे, ठीक है, फिर डिजीज़ सप्रेशन, डिजीज रिडक्शन और ग्रेजिंग। ये सारे काम इस टाइप के रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, ये सारा काम रहता है इनका। तो आप इनको अलग से नोट्स में अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। यहाँ हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और मेजर जो क्लासेज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये स्पेशली मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि PYQ उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया कई बार। सो आई होप क्लियर होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लाइक कर दीजिए। और चैनल में क्या होगा, आपको इसी टाइप का कंटेंट मिलेगा UPSC, UPPCS और BC AG वालों के लिए। क्लियर? और कुछ कंटेंट होगा जो GS 3 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं बीच बीच में कवर करूँगा। और एक बात और, ऑप्शनल जिनका एग्रीकल्चर है ना, वो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें क्या होगा, जो द हिंदू का कुछ कंटेंट आएगा जो आप मेंस पेपर में और ऑप्शनल पेपर में, मेंस का जो GS वाले हैं और ऑप्शनल के उन पेपर्स में एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, उस टाइप के मैं कुछ वीडियोस या फिर इमेजेस शेयर करता रहूँगा अपने चैनल में, और उसमें भी यूट्यूब चैनल में वीडियोस के थ्रू कम्युनिटी उसमें। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।